लाठी खाए बेनीवाल, गालियां खाए बेनीवाल, मुकदमे झेले हनुमान बेनीवाल और वाहवाही लूटे अब भजन लाल। गजब की सियासत चल रही है इन दिनों राजस्थान में। जी हाँ, भैराना धाम को बचाने के लिए संतों ने आंदोलन किया। इतनी गर्मी में धरने पर बैठे कि सियासत उबल पड़ी और इस उबलती सियासत में सबसे गर्म हवा दी बेनीवाल और आरएलपी समर्थकों ने। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि आग ही बुझ गई, या यूं कहें कि किसी ने चुपके से आकर इसमें पानी डाल दिया और अब इसमें केस झेलेंगे हनुमान बेनीवाल। देखिए, इस पूरे विवाद या यूं कहें कि धरने की टाइमिंग और पीछे की राजनीति को आपको समझना पड़ेगा। भैराना धाम में प्रस्तावित रीको औद्योगिक क्षेत्र का विवाद अब केवल धार्मिक आस्था या औद्योगिक विकास का मुद्दा नहीं रह गया है। ये अब धीरे धीरे राजस्थान की राजनीति में नए शक्ति संतुलन की लड़ाई बनते जा रही है। सोमवार को जो कुछ घटनाक्रम हुआ उसने साफ संकेत दे दिया कि संत समाज और राजनीतिक दल अब इस आंदोलन को अलग अलग तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं। हालांकि कांग्रेस ने अब तक इस मुद्दे पर अपने पत्ते नहीं खोले, लेकिन उनके कई नेता इस मामले में कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब इस मामले में संतों का कहना है कि मंच नेताओं का नहीं, संतों का था। वो भी तब जब 42 दिन के संघर्ष के बाद हनुमान बेनीवाल की एंट्री होती है, उसके बाद बातचीत होना शुरू होती है। तब अब संतों का कहना है कि ये मंच जो है वो नेताओं का कभी था ही नहीं। देखिए राम जी, नेता लोग तो वैसे हमने किसी को आमंत्रण, सब भगत लोग आए हैं, भगत लोग पधारे हैं, वहाँ सबका स्वागत है। उस मंच पे सरकार का भी स्वागत है। जो भी आए, अतिथि आए या कोई भी भगत आए, वो नेता हो, राजनेता हो, अभिनेता हो, सबका स्वागत है मंच पे। तो और रही बात मंच की, मंच संतों का ही था और अंत तक संतों का ही मंच था। और सरकार में बात बनने का तो सरकार ने जो समिति बनाई है, जो पूर्व में प्रशासनिक समिति बनाई, उसे संत समाज संतुष्ट नहीं था। तो फिर उन्होंने अब मंत्रिमंडल की, मंत्री महोदय के सानिध्य में यहाँ मंत्रिमंडल की जो कमेटी बनाई है उससे संत समाज संतुष्ट है। और मंत्रिमंडल वहाँ मौके पे जाके देखेगा और वहाँ पे जो भी होगी संत समाज से बात करेगा। और हमें उम्मीद है कि मंत्री महोदय इस काम को सहजता में, सुगमता के साथ में इसको निपटारा कर देंगे। कौन कौन शामिल है कमेटी में? ये अभी तक लिखित में पुष्टि नहीं हुई है कौन कौन से मंत्री जी बैठते हैं, लेकिन 3-4 मंत्रियों के बैठने की उम्मीद है कि मंत्रिमंडल बैठेगा, उनकी कमेटी होगी। उस कमेटी में यहाँ के कलेक्टर वगैरह प्रशासनिक अधिकारी भी होंगे और हमारी कमेटी के अधिकारी भी उसमें होंगे। जो निर्णय लिया जाएगा वो सर्वमान्य होगा। कमाल है कि अभी तक ये नहीं पता कि कौन समिति में होगा, मतलब कौन कौन मंत्री होंगे, किससे बात की जाएगी, कौन नहीं होंगे। तो सवाल ये कि क्या ये आंदोलन अब राजनीति की ओर बढ़ चुका है? मैंने ये कहा कि रोए बिना तो माँ रोटी भी नहीं देती है, इसलिए कुछ बात कुछ हद तक हो सकता है सरकार संतों को परख रही होगी, इनके पास कितना बहुमत है, कितना जन समुदाय है या कितने भगत लोग हैं, ये भी तो हो सकता है। और हो सकता है भाई सरकार ये भी देख रहे हो इनकी मांगे उचित है या नहीं है, ऐसा भी विचार हो सकता है। और रही बात संतों की, संतों का काम है भिक्षा मांगना। हम तो सरकार से पहले भी मांग रहे थे और अभी भी मांग रहे हैं, और सरकार से हमारा विरोध नहीं है, रिको से भी कोई विरोध नहीं था हमारा। तो रिको से देश का विकास होगा, अच्छी बात है, लेकिन हमने केवल इतना ही तो कहा ना भाई रिको है, कुछ अन्यत्र उस स्थान को छोड़ के अन्य विकास कर दीजिए, बस। और क्या? आपने कहा कि जो सरकार है वो परख रही होगी, जबकि संत सबको परखते हैं। अब उल्टा हो रहा है कि सरकार परख रही है। देखिए राम जी, जब बात मैंने इसलिए कही कि संत परख रही होगी कि राजनीति भी तो हो सकती है, कोई भी बात हो सकता है, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। दादूराम सत्यराम। इस मामले में अभी तक भजनलाल शर्मा की तरफ से या उनके मंत्रिमंडल की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आ रहा था। अब जब संतों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की तब सुमित गोदारा का भी बयान सामने आया है और जवाहर सिंह बेढ़म का भी। बेढ़म ने सीधा बेनीवाल पर निशाना साधा और कहा कि उनके बयान से संत भी आहत हुए हैं। तो हमारे प्रशासन के लोगों के और संतों के मध्य में जो वार्ता चल रही थी, उस वार्ता के बाद इसके रास्ते निकलने को तैयार थे, लेकिन कुछ राजनीतिक लोग अपने स्वार्थ के लिए इसमें प्रवेश किया। उन्होंने संतों के मंच को हाईजैक किया, अपशब्दों का प्रयोग किया गया, उससे संत भी आहत हुए। और संतों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारा उन शब्दों से कोई सरोकार नहीं है। राजनीति करने के लिए हनुमान बेनीवाल ने जिस तरह से राजनीति की, नागौर के सांसद ने जिस तरह से संतों के मंच का दुरुपयोग किया, उनको नहीं करना चाहिए था और उससे संत आहत हुए हैं।
आज जिस तरह से उनकी भावना हमें दिखी, उससे लगता है कि जबरदस्ती उसमें प्रवेश करके संतों के आंदोलन की राह भटकाने का एक प्रयास किया गया था। लेकिन मैं तो आभार व्यक्त करूंगा उन संतों को, क्योंकि उन संतों ने अपनी सजगता से और सहृदयता से इस समस्या के समाधान के लिए जो रास्ता दिखाया है कि विकास भी और आस्था के केंद्रों का संरक्षण भी। हम निश्चित रूप से पहले प्रशासनिक स्तर पर संवाद चल रहा था, सरकार संवाद स्थापित करके इसका समाधान करेगी। देखिए, मैं साधु संतों का, दादू बाबा धाम के सभी संतों का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बड़ी सकारात्मक रूप से वार्ता करी। सुबह उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, फिर दिन में प्रशासन से बात करी और अभी शाम को गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम के आवास पर आकर चर्चा करी। और कितना सकारात्मक विचार हमारे साधु संतों का, जो सनातन संस्कृति का निर्वहन करते हुए कि वो स्थल है जो दादू धाम का, उस स्थल में जो समाधि स्थल और अन्य स्थल है उनका संरक्षण करते हुए साथ में औद्योगिक विकास भी हो। नहीं तो अमूमन हम देखते हैं कि जो इस तरह के विचार होते हैं, जब इस तरह के जनता में विचार होते हैं तो कहीं ना कहीं ये रहता है कि औद्योगिक विकास ना हो। पर साधु संतों को मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने बात रखी कि हमें औद्योगिक विकास भी उस क्षेत्र में चाहिए। तो और उसी दिशा में आज वार्ता चली और मुझे उम्मीद है अगले माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिस तरह खुद मुख्यमंत्री जी पल पल के समाचार लेते हैं और उनका खुद का है कि दादू धाम के जो हमारे साधु संत हैं उनके जो विचार हैं, उनके जो सुझाव हैं, उन सुझावों पर अमल किया जाए और जो आपको माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों की पालना करते हुए अगले जल्दी आपको सकारात्मक समाचार मिले। तो अब जरा इस आंदोलन के टाइम टेबल को देखिए कि कैसे शुरू हुआ और अब ये कहां पहुंचा है और क्या इसका हाल बीकानेर के खेजड़ी आंदोलन की तरह ही होगा। अप्रैल 2026 के मध्य में राजस्थान सरकार द्वारा भैरवनाथ धाम के पास की लगभग 500 से 800 बीघा जमीन को औद्योगिक क्षेत्र के लिए अधिग्रहित करने का संतों और ग्रामीणों को पता चलता है। इसके विरोध में भैरवनाथ धाम संघर्ष समिति का गठन होता है और धरना प्रदर्शन की शुरुआत कर दी जाती है। मई की शुरुआत में आंदोलन थोड़ा तेज होता है। स्थानीय प्रशासन, रीको अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन दिए जाते हैं। कई बाइक रैलियां भी निकाली जाती है। 10 मई 2026 को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल पहली बार भैरवनाथ धाम पहुंचते हैं। उन्होंने संतों के इस आंदोलन को अपनी पार्टी की तरफ से पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की और सरकार को चेतावनी दी। मई के मध्य में जब गर्मी अपने चरम पर थी, राजस्थान में जब पारा 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, तब आंदोलनकारी साधु संतों ने भीषण धूप में अग्नि तपस्या की, जिसकी तस्वीरें वायरल हुई और ये भैरवनाथ धाम कहीं न कहीं राष्ट्र में चर्चा का विषय बना। इस दौरान संतों और स्थानीय ग्रामीणों ने 21 किलोमीटर की महापरिक्रमा भी की। मांगे न माने जाने पर संतों द्वारा जीवित समाधि लेने की कड़ी चेतावनी भी दी गई थी, लेकिन इस समय तक भजनलाल के किसी मंत्री द्वारा वहां पर बातचीत ढंग से पूरी नहीं हो पाई थी। 26 मई को जब हनुमान बेनीवाल के आह्वान पर भैरवनाथ धाम में एक विशाल महापंचायत का आयोजन किया जाता है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु, किसान, युवा शामिल होते हैं। मांगों पर कार्रवाई करता होता हुआ ना दे, बेनीवाल और संतों के नेतृत्व में हजारों समर्थक जयपुर कूच कर देते हैं। जयपुर कूच के दौरान ही 27 मई को आधी रात के दौरान हाईवे पर भारी जनसैलाब उमड़ पड़ता है, जिसके बाद कानून व्यवस्था चरमराने लगती है और बिगड़ती कानून व्यवस्था और बढ़ते दबाव को देखकर सरकार और प्रशासन तुरंत हरकत में आ जाता है। पुलिस ने मार्च को रास्ते में रोका। आधी रात को ही जयपुर रेंज आईजी, जिला कलेक्टर और रीको के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आंदोलनकारी संतों और नेताओं के बीच में बातचीत शुरू हो जाती है। वार्ता में प्रशासन ने आश्वासन दिया कि संतों के सानिध्य में हाई पावर कमेटी का गठन किया जाएगा और निर्णय आने तक भैरवनाथ धाम क्षेत्र में रीको प्रोजेक्ट का कार्य पूर्ण रूप से बंद रहेगा। और अब अचानक से ये बदलाव आ चुका है। सबके लिए हैरान करने वाला था जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाती है और दादू पीठ नारायणा के पीठाधीश्वर ओमदास महाराज की मौजूदगी में संघर्ष समिति ने स्पष्ट कर दिया कि उनका मकसद किसी राजनीतिक दल के साथ खड़ा होना नहीं, बल्कि भैरवनाथ धाम और उसके आसपास के पर्यावरण तथा धार्मिक स्वरूप की रक्षा करना है। समिति ने यह भी संकेत दिया कि वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से सीधे संवाद करके समाधान चाहती है। अब दूसरी तरफ जो इस संघर्ष में सबसे अभी तक आगे बनेंगे, अगवा बनने की कोशिश कर रहे थे हनुमान बेनीवाल, उनके खिलाफ अब एक्शन हुआ है। राजस्थान पुलिस ने आरएलपी के राष्ट्रीय संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल सहित 14 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की है। ये पूरी कार्रवाई करीब 5 महीने पुराने एक मामले में की गई, जो नागौर के रियाबाड़ी में बजरी खनन माफिया के खिलाफ हुए आंदोलन और जयपुर कूच के ऐलान से जुड़ा हुआ है। पांडुकाला थाना पुलिस ने यह मामला 28 मई को दर्ज किया।
कमाल की बात यह है कि इस कानूनी कार्रवाई से ठीक एक दिन पहले यानी कि 27 मई को सांसद हनुमान बेनीवाल ने जयपुर के पास भैराना धाम में चल रहे एक आंदोलन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उनके मंत्रियों के खिलाफ एक बयान दिया था। इस बयान के तत्काल बाद ही राज्य सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए बेनीवाल की सुरक्षा में जयपुर कमिश्नरेट की ओर से तैनात किए गए तीनों पीएसओ को हटा दिया था। इसके ठीक अगले ही दिन नागौर में ये एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। तो क्या ये राजनीतिक बदला है? क्या यहाँ पर भी बीकानेर के खेजड़ी आंदोलन की तरह इस आंदोलन को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि खेजड़ी आंदोलन में सरकार के ही मंत्री ने मंच पर जाकर कहा था कि इसी सत्र में कानून लेकर आएंगे, क्योंकि उस समय पर राजस्थान विधानसभा चल रही थी। लेकिन विधानसभा में कानून लाने की बात तो छोड़िए, चर्चा तक नहीं हो पाई और अभी तक कानून नहीं आ पाया है। अब सवाल ये कि भैराना धाम संतों का आंदोलन क्या अब सही दिशा में जा रहा है? जब हनुमान बेनीवाल पूरा जोर लगा चुके थे, क्योंकि 1 महीने तक सरकार ने इस आंदोलन पर ध्यान तक नहीं दिया, जब संतों ने जीवित समाधि लेने की बात कही, तब प्रशासन या सरकार की तरफ से वहां कोई बात करने क्यों नहीं गया? और अब संतों का कहना है कि सरकार तो हमारी है ना? कमाल की बात। क्या गजब की सियासत चल रही है। अब इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर दें। धन्यवाद।